नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे गोवा और उत्तराखंड के सीएम की। आखिर बीजेपी यहां किस पर दांव लगाएगी? उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और गोवा में वो बहुमत से एक सीट पीछे रह गई है। ऐसे में बीजेपी में ये जीत को लेकर उत्साह है, लेकिन बड़ी दुविधा भी है। दुविधा गोवा और उत्तराखंड में सीएम के चुनाव को लेकर है। दरअसल उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में चुनाव लड़े गए और जीत भी हासिल हो गई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा सीट से हार गए। इसलिए अब आलाकमान इस मंथन में है कि इस बार भी पुष्कर सिंह धामी पर ही दांव लगाया जाए या फिर किसी और को कमान सौंपी जाए। वहीं गोवा में भी अभी सीएम चेहरे को लेकर बात नहीं बनी। प्रमोद सावंत पर सीएम होंगे या फिर कोई और, अभी ये कहना मुश्किल है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। दरअसल उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व नए मुखिया की तलाश में जुटा हुआ है, तो वहीं समर्थकों के बीच संभावित चेहरों पर भी कयास शुरू हो गए हैं। इन कयासों में पुष्कर सिंह धामी के हाथों में फिर से कमान सौंपे जाने की बातें भी हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में रिकॉर्ड बनाया है। राज्य बनने के बाद पहली बार किसी पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद अभी तक राज्य में सीएम के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं, जिसके बाद अब कई नामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन आलाकमान ने किसी नाम पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। फिलहाल 19 मार्च को देहरादून में नए बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और इस बैठक में सीएम के नाम पर सहमति बनेगी। फिलहाल राज्य में सीएम पद के लिए धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक सीएम को लेकर बीजेपी आलाकमान ने किसी भी तरह के पत्ते नहीं खोले हैं। अब बात गोवा की जाए तो गोवा में बीजेपी ने 40 सदस्यीय विधानसभा में 20 सीटें जीती हैं। अभी गोवा में अकेली वो सबसे बड़ी पार्टी है। फिलहाल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के इस्तीफे के बाद राज्यपाल पीएस श्रीधरन ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। वहीं राज्यपाल ने नई सरकार के गठन तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने को कहा है। फिलहाल इसी बीच गोवा में बीजेपी के विधायक विश्वजीत राणे ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है, जिसे लेकर उन्होंने जानकारी दी है। ये एक व्यक्तिगत मुलाकात रही, लेकिन इस मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें भी तेज हैं। चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद भले ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एक बार फिर से खुद के सीएम बनने का दावा ठोक चुके हों, लेकिन भाजपा आलाकमान की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। प्रमोद सावंत ने भाजपा विधायकों के साथ एक बैठक भी की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 20 में से 17 विधायक शामिल हुए। इससे पहले वो खुद को दोबारा सीएम पद का उम्मीदवार बता चुके हैं। सियासत के लिहाज से गोवा ऐसा राज्य है जो जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ सियासी उथल पुथल हमेशा चलती रहती है। पिछली बार भी बीजेपी ने जोड़ तोड़ के जरिए ही सरकार वहां बना ली थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि गोवा और उत्तराखंड में सीएम कौन होगा? बीजेपी किस आधार पर सीएम के चेहरे का चुनाव करेगी? क्या पुष्कर सिंह धामी और प्रमोद सावंत पर ही एक बार फिर से वो दांव लगाएगी या फिर नए चेहरों को कमान दी जाएगी, सत्ता जो है वो उनको सौंपी जाएगी? इस पर आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ और यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त गोवा और उत्तराखंड की सियासत में क्या नया मोड़ देखने को मिल सकते हैं। आखिरकार कौन से मुख्यमंत्री यहां पर होंगे? क्या पुरानों पर ही एक बार फिर से दांव लगाया जाएगा? जिनके चेहरों पर पूरा चुनाव लड़ा गया, जिनके चेहरों पर पूरे मुद्दों को भुलाने की कोशिश की गई, क्या उन्हीं मुद्दों को लेकर और उन्हीं चेहरों को लेकर एक बार फिर से बीजेपी उन पर अपनी जिम्मेदारी सौंपेगी? क्या उनको जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर अब इस बार मौका दिया जाएगा नए चेहरों को? हालांकि उत्तराखंड में नए चेहरों को मौका देना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा पिछली बार बीजेपी ने 3 चेहरों को बदला। चुनावों से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले ही पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी जो है वो दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर सीएम प्रोजेक्ट के नाम को लेकर चुनाव लड़ा गया और जीत भी हासिल हुई। अब सवाल मुख्यमंत्री को लेकर हो रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री? किस तरह की जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो किया जाएगा? कौन कौन से मंत्रियों को जगह मिलेगी? तरजीह किसको दी जाएगी? और किस तरह की सियासत जो है अब वहां पर देखने को मिल पाएगी? यही बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद, अपनी खटीमा सीट गंवाने के बाद जो अन्य उनके नेता हैं
वो ये कहने तक को तैयार हैं कि हम अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वो पुष्कर सिंह धामी को ही देखना चाहते हैं। हालांकि आलाकमान का ये फैसला होगा, केंद्र नेतृत्व का ये फैसला किया जाएगा कि वो किसको तवज्जो देते हैं और किस आधार पर जो है उनको वेटेज मिलेगा, किस आधार पर जो है नए सरकार में नए मुख्यमंत्री का गठन होगा, कौन कौन से जो है मुद्दे उसके लिए कारगर साबित होंगे और किस तरह का समर्थन उनको मिल पाएगा। देखिए, समर्थन जुटाना भी एक बड़ी बात है और वो समर्थन किसको मिलता है वो भी देखना होगा। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय खेरा जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर विजय जी कार्यक्रम में आपका। आलोक कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी, सबसे पहले आप ही से सवाल की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से प्रचंड जीत तो मिल गई है, लेकिन जीत के बाद अब सारी की सारी जो चर्चाएं रहती हैं, सारा दारोमदार इसी बात को लेकर उठने लगता है कि सीएम चेहरा कौन होगा। उत्तराखंड से अगर हम शुरुआत करें तो उत्तराखंड में आपको क्या लग रहा है, ये इस वक्त बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती भी खुद बीजेपी के लिए है, क्योंकि जिस चेहरे को लेकर, जिस चेहरे को आपने प्रमोट किया, जिस चेहरे पर आपने पूरी सियासत की, जिस चेहरे पर आपको जीत मिली, वो चेहरा अपनी सीट बचाने में तो कामयाब नहीं रहा। लेकिन क्या फिर से आपको लग रहा है उसी चेहरे को लाने की कोशिश, उसी चेहरे को लाने की जुगत में बीजेपी है? देखिए, अभी मेरी एक सतपाल महाराज के बड़े समर्थक से बात हो रही थी। वो साफ कह रहे थे मुझे कि अब तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला रहा है उत्तराखंड को लेकर के, वो बेहद सरप्राइजिंग रहा है। हालत इस कदर है कि जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना था, उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत सतपाल महाराज के पीए से फोन करके कह रहे थे कि उनको अगर शपथ ग्रहण कराया जाएगा तो कैबिनेट उनको ले लिया जाए या नहीं ले लिया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाम आ गया। तीरथ सिंह रावत को कहीं से पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, खुद उनको नहीं पता था जिसने उनके नाम की घोषणा हुई। और जब तीरथ सिंह रावत काम कर रहे थे, हमने देखा गुजरात में भी कुछ एक ही रात में या कुछ हम समझे कि एक ही समय में ऐसा बदलाव कर दिया गया, तो वो स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि बीजेपी उसी स्ट्रैटेजी पर काम करती है। आज की तारीख में भी जब वहां नियुक्त किए जा चुके हैं प्रधान जी को और पीयूष गोयल को कि वो विधायक दल के नेता के तौर पर विधायक दल तय करेंगे, तब लोग कह रहे हैं कि अभी भी किसी को नहीं पता है प्रधानमंत्री के अलावा कि कौन वहां विधायक दल का नेता होगा। सिर्फ अटकलें लगाई जा रही और ऐसी कोई पेशबंदी अपने हिसाब से कोई करने की स्थिति में नहीं है वहां पर जो कह दे कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। अटकलों में सबसे आगे नाम कौन सा? जिनका नाम सामने आएगा वो सर्वमान्य होगा। आलोक जी, अटकलों में सबसे आगे नाम किसका? अटकलों में कह रहे हैं कि ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा जो कोई हो सकता है बेहद गरीब परिवार से आया हो, या 3-4 महिलाएं जीत के आई हैं बीजेपी की ओर से, उसमें एक खंडूरी भूपेंद्र खंडूरी की बेटी है। लेकिन मतलब कोई नया चेहरा भी आप कह रहे हैं कि लाया जा सकता है? हाँ, 4 महिलाएं बिल्कुल नहीं है, 4 में से कोई एक महिला हो सकती है। उसके अलावा जो पुराने इस मैदान में लोग हैं, पुष्कर धामी हैं खुद, इसके अलावा सतपाल महाराज हैं। एक लेगेसी है मुख्य बीजेपी के पास, वहां मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की सूची इतनी लंबी है जितनी लंबी विधायकों की संख्या भी नहीं है। तो इसलिए कौन बनेगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री, ये कहना या कोई शर्तिया अगर कह रहा है तो जाहिर तौर पर धोखा खाएगा। ये बड़ी बात आपने कही है कि अगर कोई शर्तिया भी कह रहा है तो उसकी बात में दम नहीं है, वेटेज नहीं मिल पाएगा उसको। चलिए, विजय खेरा जी से जान लेते हैं जरा, क्या पता उनको तमाम जो अटकलें हैं वो पता है। डॉक्टर विजय खेरा जी, क्या इस वक्त जो है हम बात उत्तराखंड और गोवा की करें, सीएम चेहरे को लेकर चर्चाएं काफी गर्म है, कौन होगा वहां पर मुख्यमंत्री, किस पर जो है फिर से दारोमदार और नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या आपके पास किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? उत्तराखंड से ही अगर हम शुरुआत करें, पुष्कर सिंह धामी के अलावा अगर कोई चेहरा दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, किस तरह की चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं? जहां तक आप चर्चाओं की बात करें कि हम चर्चा ही कर पाएंगे, जानकारी हमारे पास पुख्ता कोई नहीं है। अभी कोई बोल रहे थे, वो ठीक बोल रहे थे, क्योंकि हमेशा जब तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हो जाती या कोई फैसला नहीं हो जाता है, उसका पता पार्टी में कभी किसी को नहीं चलता, सिवाय उन टॉप ब्रास नेताओं को जिनको उस प्रदेश की जानकारी है, वहाँ के अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी जो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं वो सब बैठ के उसको समझेंगे स्थिति को। और जहाँ तक नाम का सवाल है तो उत्तराखंड में इस समय अभी इन्होंने नाम बताया, पुष्कर धामी है, सतपाल महाराज हैं, सुबोध उनियाल हैं, बहुत सीनियर हैं, जो 5-4 बार 6 बार MLA रहे हैं वहाँ पे। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं जो काफी सीनियर हैं, सदस्य हैं। तो उन लोगों में से जातिगत समीकरण देख के, आवश्यकता देख के, नेतृत्व की क्षमता देखकर और सबसे खास तौर से विधायकों का रुझान, क्योंकि ज्यादातर करके भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल नेता ही तय करता है, जबकि अन्य पार्टी में अध्यक्ष के यहाँ से नाम जाता है। खासतौर से कांग्रेस में प्रधानमंत्री तक को 10 जनपद तय करता रहा है, कभी लोकसभा सदस्यों को अवसर नहीं दिया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा, क्योंकि सबसे अधिक लोकतंत्र अगर किसी पार्टी में हिंदुस्तान में है तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। विधायकों की राय लेकर और सारी समीक्षा विस्तार से करके तय किया जाएगा। ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि आज ये हो जाए या कल हो जाए, कभी भी हो सकता है, जब भी होगा। क्योंकि अब 4 प्रदेशों में तय करना है, एक की बात तो है नहीं, तो समय तो लग भी सकता है 2-4 दिन का। ठीक है डॉक्टर विजय, जैसे आपने बताया कि अभी समय लगेगा थोड़ा, और हमने देखा है कि बीजेपी की ये रणनीति भी रहती है कि वो सीएम प्रोजेक्ट के चेहरे को कभी भी आगे नहीं लाती है, और उसके बाद जो है जिस तरह का निर्णय आता है, जिस तरह का जनसमर्थन मिलता है, उसके बाद इस पर जो है तवज्जो दी जाती है और फिर उन्हीं नामों को लेकर चर्चा की जाती है। लेकिन इस वक्त क्या लग रहा है आलोक जी आपको कि जिन नामों का आप भी जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ये कह दिया गया है पुष्कर सिंह धामी के जो समर्थक हैं, या हम कहें कि ऐसे नेता हैं जो अपनी सीट छोड़ने तक को तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हीं को देखना है, उन्हीं के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया तो फिर उन्हीं को हम फिर से देखना चाहते हैं। आपको लग रहा है ये सब बातें असरदार होंगी, इन सब बातों को तवज्जो दी जाती है, ये सब बातें ऐसे होती हैं या ये सब पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसको केंद्रीय नेतृत्व तवज्जो देता है किसी भी तरह से? फिर से मैं पूजा उस बात पे आऊंगा, दर्शकों को बेहतर पता है उत्तराखंड के मामले में अब तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं उन मुख्यमंत्रियों तक को नहीं पता था कि वो अचानक से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस सूरत में जब भारतीय जनता पार्टी बेहद मुश्किल लड़ाई में बेहतर तरीके से जीत के आई है और ये रिपीटिशन हुआ है, एक हैरत अंगेज बात है उत्तराखंड के पॉलिटिक्स में। तो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कांग्रेस में हो रही थी और मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, तो ये मौका दिलाया है, अगर आप कह रही हैं धामी जी ने या लोगों को लग रहा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व मान रहा है ये पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेक की वजह से संभव हुआ है। और ये फैसला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और वो इसलिए नहीं लेना है कि उनकी पसंद और नापसंद की बात है, बल्कि अब तक का उनका जो फैसला रहा है वो दूरगामी असर वाला रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा वहां का मुख्यमंत्री, जिस ढंग से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बाशिंदा है, लेकिन उसकी मैसेज बहुत दूर तक जाती है, और उसी ढंग से उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री वो होगा जिससे उनके आने वाले और राज्यों के चुनाव हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, गुजरात के चुनाव हैं, वहां तक ये मैसेज जाना हो, या फिर ये मैसेज आने वाले लोकसभा के चुनाव तक पूरे देशव्यापी असर डाला। तो इसमें जो मैं कह रहा था, संभव है कि 4 महिलाएं उनके यहाँ से जीत के आई हैं, उसमें से कोई एक महिला हो सकती है। यह भी हो सकता है कि एक मेहनतकश मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी सीट गंवाई है और बाकी लोगों को लग रहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को विधायक दल का नेता होना जरूरी है या विधानसभा का नेता होना जरूरी है, हो सकता है इसी को रिपीट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए। और फिर एक चैलेंज लिया जाए कि दोबारा से इनको जिता दिया जाए कहीं से। हाँ, इसीलिए कहा जा रहा है ना कि वो सीट छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो इस तरह की बातें इसीलिए उठ रही हैं ना, क्योंकि उस चेहरे को लोग जो है देखना चाह रहे हैं। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि आखिरी मोमेंट तक नहीं पता चलेगा कि किसकी ताजपोशी होगी, राज तिलक किसका होगा। गोवा की भी बात करेंगे।
बात अब गोवा की, जहां पर 40 सदस्यीय विधानसभा में से 20 सीटें तो बीजेपी ने जीत ली है। अभी एक और जो है समर्थन चाहिए, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से अटकलें चल रही हैं और जिस तरह से नामों को लेकर चर्चा चल रही है, फिर से वही सवाल कि गोवा का मुख्यमंत्री, गोवा में राज तिलक किसका होगा। क्या लग रहा है खेरा साहब आपको, प्रमोद सावंत के इस्तीफे के बाद फिर से जो है नई ताजपोशी उनकी होगी, या फिर जो निजी मुलाकातें की जा रही हैं कई नेताओं के द्वारा, कहा जा रहा है राज्यपाल से मुलाकात तो हुई है लेकिन उसको नाम दिया जा रहा है कि पर्सनल जो है मुलाकात है, निजी मुलाकात है, उस निजी मुलाकात के मायने क्या होने वाले हैं? जिस समय कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की वहाँ पर आवश्यकता हुई, उसमें बढ़ंती हुई। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे जी। हेलो, हाँ बोलिए। ठीक है। हाँ जी। मैंने कहा पिछली बार की बात और थी, क्योंकि हमको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। हाँ। तब एक सवाल उठा था कि कौन होगा, कैसे होगा। जब दिग्विजय सिंह जी अपनी सारी टिकड़ में लगाने के लिए वहाँ पहुंचे थे, लेकिन नितिन गडकरी जी उसमें सफल हुए थे समझाने में विधायकों को, और तब सरकार बन गई थी। इस बार मैं समझता हूँ चूंकि स्पष्ट बहुमत मिला है, तो खाली ये तय करना है कौन अच्छा नेतृत्व दे सकेगा और सारे विधायक किसे चाहते हैं। गोवा में इसलिए इतनी कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्पष्ट बहुमत होने से एक आसानी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ के विधानसभा में जो लोग जीत के आए हैं उनसे सलाह लेके और हाईकमान उसको तय कर देगा। उत्तराखंड की बात में इसलिए थोड़ा बात थी इस समय, क्योंकि जो नेतृत्व था वो हमारे विधायक पुष्कर जी में चुनाव हार गए थे। हो सकता है विधायक, पूरे के पूरे विधायक उनको ही चाहें, फिर तो कोई और मैं नहीं समझता कि बात आएगी सामने। लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे, किसी और को चाहेंगे, तब फिर डिस्कशन का सवाल आएगा। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में तो कोई समस्या है ही नहीं। की मुलाकात पर क्या कहेंगे आप? मुलाकात को पर्सनल बता रहे हैं विश्वजीत राणे, बीजेपी के विधायक। नहीं, वो तो ठीक है, पर्सनल विधायक मतलब मुलाकात या जनरल विधायक, इससे हम लोग सिर्फ अटकलें ही तो लगा सकते हैं ना। जैसे आप अटकलें लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। हम कोई ऑथेंटिकेट तो कुछ नहीं बता सकते इस मामले में। और मुलाकातें तो होती रहती हैं, जिसको अवसर मिल जाता है। मुलाकातों के मायने बहुत अहम हो जाते हैं ना। मुलाकात को पर्सनल कहकर जिस तरह की कोशिश की जाती है स्ट्रैटेजी अपनाने की, और कई बार वो कामयाब भी हो जाती है। चलिए आलोक जी से समझ लेते हैं जरा, गोवा की राजनीति पर आलोक जी क्या समझ रहे हैं आप? किस तरह से जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री के जो नंबर्स हैं वो कितने मिलने वाले हैं किसको, और किस आधार पर जो है मुख्यमंत्री का चयन वहाँ पर होने वाला है? कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं कि तवज्जो उन मुद्दों को लेकर मिलने वाली है? क्योंकि गोवा में हमने देखा कि बीजेपी की रणनीति हमेशा से कुछ अलग रहती है, क्योंकि अलग से वहाँ पर जो है कोशिश रहती है, कभी भी जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, जोड़ तोड़ करके सरकार वो बना लेती है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, किसको नेतृत्व मिलने वाला है, जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी गोवा की? संध्या पूजा, ये बड़ा टिपिकल सवाल है। ये कह देना तो बड़ा आसान है कि प्रमोद सावंत ही दोबारा बनेंगे, लेकिन बीजेपी का लाइन ऑफ एक्शन जिस ढंग से रहा है उसमें ये समझना बहुत मुश्किल है कि एक बार जो मुख्यमंत्री बना है दोबारा उसको यूं ही मुख्यमंत्री बना जाएगा। खास करके उनको, प्रमोद सावंत को अपनी सीट जीतने में जो दिक्कत आई और बहुत कम मार्जिन से वो जीत पाए हैं, आखिरी दौर भी जीत पाए हैं। और बाकी जैसे विश्वजीत राणे की बात आप कर रहे हैं, इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस के जो वहां नेता है दिगंबर कामत, उस पर भी कई बार बीजेपी अपना स्टेक लगा चुकी है। और पिछली दफा जब सरकार बनी थी उसमें से 80% विधायक जो कांग्रेस पार्टी के थे वो टूट करके कांग्रेस में, बीजेपी में आ गए। जी बिल्कुल। तो जो पूरे गोवा की पॉलिटिक्स है, जो मैं इस चुनाव के दौरान 2 बार जाके देखा, तो बेहद फ्लोटिंग सिचुएशन में, और वहां पर एक कद्दावर नेतृत्व देना, मनोहर पर्रिकर का विकल्प बन जाना आसान नहीं है अभी भी। मनोहर पर्रिकर एक स्टैंडिंग पोजीशन में जिस ढंग से लड़ रहे थे गोवा में, भारतीय जनता पार्टी को ले जा रहे थे, जी। उतने मजबूती से जाहिर तौर पर प्रमोद सावंत नहीं ले गए। बिल्कुल, इसी बात को जरा मैं एक आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि गोवा की पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है, वहां पर नेतृत्व जिम्मेदारी एक ऐसे नेता को देनी होगी जो अपने विधायकों को संभाल कर रखे, क्योंकि वहां पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है, डिनर पॉलिटिक्स वहां बहुत ज्यादा चलती है। तो इसलिए ये कोशिश रहेगी कि उन सबको जो है वो मैनेज करके चले, उन सबको कंट्रोल में करके चले, इधर से उधर कोई जो है ना जा पाए जिसकी वजह से उनकी सत्ता हाथ से ना चले जाए। इस बात को तवज्जो दी जाएगी वहां पर। ये भी कह सकती है दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी को इसका भय नहीं है
कि उसके केंद्र में रहते हुए उसकी सरकार कोई गोवा में गिरा दे। लेकिन एक मैसेज डिलीवरी का मामला है। गोवा एक बड़ी आबादी है जो इन्फ्लुएंस करती है महाराष्ट्रीय पॉलिटिक्स को। जैसे राणे हैं, विश्वजित राणे हैं। क्या विश्वजित राणे को सामने करके मराठा आबादी को महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंस किया जा सकता है क्या? या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जैसा कि मैंने उत्तराखंड के संदर्भ में बताया, वो बात गोवा में भी लागू होती है। वो इसलिए लागू हो रही है कि उसके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भी फैसला करना है वो 2024 के मुतालिक फैसला करना है। और वो फैसला इतना प्रभावी होगा कि गोवा का जो मुख्यमंत्री हो आसपास के 3-4 राज्यों को संभाल पाए 2024 में। और इस बात का कोई भय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, उनकी सरकार को भी गिरा दे। तो इस निश्चिंता के बावजूद क्या ये सक्षम है प्रमोद सावंत ये काम करने के लिए, टास्क लेने के लिए? ये आकलन कर देवेंद्र फडणवीस वहां के प्रभारी बनाए गए हैं और वो उनको वहां से मैसेज देना है कि प्रमोद सावंत के अलावा भी कोई ऐसा व्यक्तित्व है वहां जो कर्नाटक उससे लगता है, महाराष्ट्र उससे लगता है, उन सारे राज्यों में बीजेपी के प्रसार का आधार डेवलप कर पाए वो। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। ठीक है, लेकिन खैरा जी जो बैठकें चल रही हैं उसमें 20 में से 17 विधायक शामिल हुए और खुद को जो है दोबारा से सीएम पद का उम्मीदवार चुने जाने के लिहाज से ऐसा कहा जा रहा है कि प्रमोद सावंत जो है बड़े निश्चिंत है इस बात को लेकर। वो जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए भी जो है जाने जाते हैं और सियासी उथल पुथल हमेशा से वहाँ चलती रहती है। लेकिन जैसे पिछली बार बीजेपी ने वहाँ पर किया था, सरकार बना ली थी, उसके बाद कहा जा रहा है कि वो अपने नाम को लेकर बड़े आश्वस्त हैं। ये बेचैनी रहने वाली है उनके मन में या फिर उनको एकदम रिलैक्स मोड पे रखेंगे आप? कम से कम एक सीएम को तो ऐसी कोशिश कीजिए कि वो रिलैक्स रह पाए, एकदम से किसी को चौंकाइए मत। अभी जो हमसे पहले बोल रहे थे वक्ता, उनसे हम इन बातों से तो सहमत हैं कि इस बार ऐसा कोई नहीं है कि जिसका कोई डर हो हमको कि विधायक यहाँ चले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। जब माइनॉरिटी सरकार चला सकते हैं, बाकियों को डर है। जब हम माइनॉरिटी सरकार चला सकते हैं तब तो हम मेजोरिटी में जीत के ही आए हैं, तो वो तो सवाल उठता ही नहीं है। बिल्कुल। और जल्दी अब इतनी हिम्मत नहीं बची नहीं है कांग्रेस में कि इसमें हाथ डाले वो, क्योंकि उनकी तो हिम्मत पूरी टूट चुकी है हिंदुस्तान भर में। तो इस तरह की हरकतों की कोशिश मैं नहीं समझता वो करेंगे। और पिछली बार जब की थी तो दिग्विजय सिंह बुरी तरह से मुक्की खा के लौटे थे, तो वो तो उसका कोई खतरा नहीं है। रहा प्रमोद सावंत जी का, तो उनको उनके हाथ में भी बागडोर दी जा सकती है। या दूसरी तरह की राजनीति अभी जो बता रहे थे कि पड़ोसी राज्यों को देखते हुए क्या उन पर गोवा का कोई असर हो सकता है। हालांकि बहुत भारी प्रभाव तो नहीं, लेकिन वो भी बात विचाराधीन हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के ऊपर और हाईकमान इस पर क्या फैसला लेता है। वहाँ की समस्याएं, लोकल समस्याएं निश्चित रूप से और प्रदेशों से अलग हैं, लेकिन चूंकि गोवा हमको स्पष्ट मेजोरिटी मिली है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि गोवा हमारा सदा सदा के लिए एक ऐसा स्टेट बन जाए जहां हम कभी न हारें। जिस तरह से हमने असम को बनाया, दोबारा हमने उत्तराखंड को बनाया, दोबारा उत्तर प्रदेश हमारे पास आया, तो हमारी कार्य प्रणाली ऐसी होना चाहिए, नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि एक बार जीतने के बाद हम जीतते उन स्टेट में जिसमें कभी कोई दोबारा कार्य करने के बाद जीत नहीं पा रहा है, तब भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहाँ पर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो गोवा और उत्तराखंड में सीएम कौन होगा आने वाले वक्त में देखना होगा। आखिरकार आला कमान किस पर दाव खेलता है, किसको जिम्मेदारी मिलती है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।